अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा आज का मौजू खारजा अमूर के बारे में है। वजीर आजम पाकिस्तान मुहिब्बी इमरान खान चीन के दौरे पर हैं। पूरे मुल्क में एक ऐसी फजा कायम हो गई है जिसमें मायूसी का अंसर ज्यादातर नुमाया नजर आ रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान को चीन में उस कदर पजीराई हासिल नहीं हो पाई है जिस कदर पजीराई माजी में चीन की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के आला हुकाम को नसीब होती रही है। आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के आला हुकाम को उस कदर वैल्यू नहीं दे रहा जिस कदर अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पाकिस्तान का मुल्क वाक़ है। बिलाशुबा गुज़िश्ता 50-60 साल में हमारी रियासती मुक्तदरा यही सोचती रही है और इसी तरह पूरी दुनिया को, कहूं तो गलत नहीं होगा, कि पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करती रही है कि हम एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, गल्फ के दहाने पर, गल्फ के मुंह पर वाक़या मुल्क है जो पूरी दुनिया पर असरअंदाज होते हैं। इसी लोकेशन के बस रियासती मुक्तदरा अपने अवाम के लिए खुशहाली भी खरीद सकती थी, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और बार बार जमहूरियत के अदम इस्तेहकाम और अदम मौजूदगी की वजह से शख्सी फवाइद के फैसले ज्यादा तादाद में हुए। मुसलसल मार्शल लॉ हुकाम यहाँ पर मौजूद रहे और अब तो पाकिस्तान की आला अदलिया के सामने ऐसे मुकदमात भी पेश किए गए हैं जिनसे पता चला कि लूट मार की एक ऐसी फजा पैदा की गई। कर्नल इनामुर रहीम साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसा मवाद पेश किया है जिससे हम ये जानने के लायक हुए हैं कि जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ होता है तो मार्शल लॉ से एसोसिएटेड जो जनरल साहिबान होते हैं वो किस कदर बड़ी लूट मार का माहौल बनाए रखते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस कदर जायदाद बनाई, इसी तरह जो जनरल साहिबान पिज़्ज़ा जॉन के नाम से मशहूर है उनकी जायदाद किस कदर है, और जो इस एरा में लोग कमा कर गए हैं, इसी तरह ज़ियाउल हक के औलाद के पास, इसी तरह अयूब खान की औलाद के पास किस कदर जायदाद मौजूद है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजूह है जिनकी बुनियाद पर दुनिया आज हमें उस कदर अहमियत नहीं देती जिसके मुस्तहिक हम मौजूद हैं। हम एक बड़ा मुल्क है, हमारी फौज दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है, इसी तरह हम रकबा और आबादी के एतबार से भी तकरीबन इसी सतह पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी दुनिया की तरफ से नजरअंदाज किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में हम गल्फ के तमाम मुमालिक से नॉकआउट हो चुके हैं। सऊदी अरब ने खुले तौर पर हमें धिक्कार कर, यूएई ने हमें धिक्कार कर इंडिया के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं। चीन के अंदर गर्मजोशी नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर हमने अपनी मर्जी की हुकूमत कायम की लेकिन हम अपनी मगरबी बॉर्डर को महफूज नहीं बना सके और बदकिस्मती से मगरबी बॉर्डर के करीब आज भी जंग का समा है। आज के दिन भी पाकिस्तान की रियासत मुबैना दहशतगर्दों या आजादी पसंदों के खिलाफ जंग लड़ रही है। तो ये हालात ऐसे क्यों हैं? हमें यह समझना होगा कि जब हम एक गलती करते हैं और फिर उस गलती का एतराफ करते हैं तो आखिर उस गलती को हम दुरुस्त क्यों नहीं कर पाते। हमारी रियासत का ये मसला है। 1988 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो उन्होंने पाकिस्तान के रियासती मुक्तदरा को यह समझाने की कोशिश की कि कोई भी मुल्क अल्टीमेटली बिलाखिर सलामती के लिए अपने हमसायों और अपने खित्ता का मोहताज होता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंडिया के साथ मुआहिदा किया, अफगानिस्तान के साथ मुआहिदा की पोजीशन में पहुंच गए थे। बैनुल अक़वामी ताकतें उस वक्त अफगानिस्तान को जंग ज़दा इलाका जोन बनाने के चक्कर में थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जान ली गई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फिर कोशिश की कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, चीन और इंडिया के साथ हम वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर लें। इसी तरह 2008 में सदर आसिफ अली जरदारी ने हर तरह की कुर्बानी देकर पाकिस्तान की तारीख में तिजारत को बुलंद तरीन सतह पर इंडिया के साथ पहुंचाया, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ ऐसे अच्छे ताल्लुकात कायम किए। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीनी हुकूमत और चीन की रियासत का एतबार हासिल करने के लिए चीन के 12 दौरे किए। उस दौर में पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का मुखालिफ मीडिया शोर मचाता था कि चीनी हुकूमत पाकिस्तान को कुछ देने से इनकारी है और सदर जरदारी बार बार वहां पर जाते हैं। और अब तसव्वुर करें कि हिकमत अमली या राजनीति का जो तसव्वुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास था कि बैक वक्त वो चीन से सी पैक जैसा मुआहिदा कर रहे थे, उसी दौरान वो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान नामी एक तंजीम के इमा पर उसकी जानिब से यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान के लिए ट्रेड ऑप्शंस हासिल कर रहे थे, ट्रेड पर वो रियायत हासिल कर रहे थे जो बांग्लादेश के पास थी, जिसे जीएसपी प्लस स्टेटस कहते हैं। अब एन उसी दौरान पाकिस्तान
अमेरिका के अंदर कैरी लोगर बिल नामी कानून बनाने में कामयाब होता है। कैरी लोगर बिल पाकिस्तान के आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी है। कैरी लोगर बिल यह कहता है कि अगर आइन पाकिस्तान को रौंदा जाएगा, पाकिस्तान की हाकमियत पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर कोई भी इदारा गासिबाना कब्जा करेगा और आइन को मफलूज करेगा, तो अमेरिका उस इदारे की मदद न करने का जामन होगा, पाबंद होगा। बैक वक्त पूरी दुनिया से ऐसे मुआहिदे करना जिनसे पाकिस्तान में जमहूरियत और अवाम की हाकमियत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सके, यह आसिफ अली जरदारी का बहुत बड़ा कमाल था। लेकिन जिस वक्त आसिफ अली जरदारी ये चौमुखी लड़ाई लड़ रहे थे, उसी दौरान जाहिर है कि उनके मुखालफिन भी अपनी स्टेज सेट करके अपनी वार जोन, वार गेम मुकम्मल करके बैठे थे। रियासती मुक्तदरा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कत्ल किया और 18वीं तरमीम की मंजूरी में जो दूसरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ थी, उसे भी कत्ल किया और बिलाखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए। आज दावा तो किया जाता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सी पैक को ऑन किया, बल्कि मीडिया वॉर में तो वो बहुत ताकतवर लोग हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो सी पैक के खालिक हैं। लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि जब भी तारीख पर नजर डालते हैं, जब भी कैलेंडर को पलट कर देखते हैं, तो सी पैक में वो तमाम मुआहदे जो पाकिस्तान के मफाद में थे, ये एक अलग वीडियो में मैं पहले बयान कर चुका हूं कि वो चीनी रियासत ने बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर के जरिए, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट पर वो तामीर करके इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को देना था और पाकिस्तान की ज़राअत और सनती सेक्टर में पाकिस्तान की पैदावार में इजाफा के मंसूबाजात उसमें तय किए गए थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनका रुख बदला और मैं कहता हूं कि डेकोरेशन पीस या शो केसिंग वाले मुआहदे किए। सी पैक का जो रूट गवादर से डेरा इस्माइल खान कोयटा के जरिए खुंजरात तक जाना था, पहली तरजीह में उसे बंद किया और लाहौर कराची मोटरवे वगैरह बनाई। इसी तरह लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन नामी एक हाथी, सफेद हाथी पाला गया, जिसके बारे में यह सोचा ही नहीं गया कि रियासत पाकिस्तान उसके अखराजात कहां से अदा करेगी। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ही हमारे चीन के साथ ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार हो गए थे और ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के अंदर मोदी की करारदाद पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मंजूर की गई थी, जिसको रुकवाने के लिए राहिल शरीफ ने ब्राजील, रूस और चीन का दौरा किया था, मगर नाकाम रहे। आज ये वीडियो करने का या वीलॉग करने का मकसद महज ये है कि ऐसा नहीं है कि हम अचानक से किसी खाई में गिर गए। अफगानिस्तान के अंदर जो एक्टिव वॉर थी, जो अमेरिका की रूस के खिलाफ वॉर थी, उसका खात्मा जब 1988 में हुआ, उसके बाद से तरक्की याफ्ता दुनिया ने या वो लोग जो एक्टिवली रूस के खिलाफ उस वक्त जंग लड़ रहे थे, उन्होंने रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के कारपर्दाजान को समझाने की कोशिश की कि हमारा एडवेंचर खत्म हुआ, हमारी इन्वेस्टमेंट यहां तक ही थी। लेकिन पाकिस्तान के रियासती मुक़द्दरा के अंदर शामिल वो शॉर्ट साइटेडनेस के मरीज, वो कोता फहम लोग जो समझते थे कि ये सारी जंग उन्होंने खुद ही लड़ ली है, वो इस बात को भूल गए थे। वो समझते थे कि वो इनकलाब को बरामद करेंगे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। जैद अहमद जैसे और या मकबूल जान जैसे नमूने पैदा किए गए, उन्हें टीवी चैनल्स पर बिठाकर ये दिखाया गया कि शायद पाकिस्तान के रियासती इदारे पूरी दुनिया को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। बहरहाल अब वक्त तब्दील हो चुका है। सबसे बड़ी चोट इस इनकलाब को, इस जिहाद को सऊदी सरपरस्ती के दस्तयाब न होने की वजह से पड़ी है। सऊदी अरब खुले तौर पर इन मामला से हाथ उठा चुका है और यह तय कर चुका है कि सऊदी अरब इस तरह के जिहाद के लिए, फाइनेंसिंग के लिए दस्तयाब नहीं है। इसी तरह अमेरिकी सरपरस्ती में जो फाइनेंसिंग जारी थी, वो किसी भी वजह से परवेज मुशर्रफ के दौर तक हासिल रही, वो भी अचानक से खत्म कर दी गई है। अब अगर अफगानिस्तान के अंदर वॉर होती है, अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई होती है, तो उसके लिए खर्च पाकिस्तान की फौज को करना है, पाकिस्तान के अवाम को करना है। और पाकिस्तान के अपने रियासत के अंदर अगर कोई मामला होते हैं तो उसके लिए भी कोई ऐसी सरपरस्ती दस्तयाब नहीं है कि वो अखराजात उठाए। तो इन हालात में आप कब तक अपने अवाम से, अफगान अवाम से लड़ सकते हैं? ये बहुत पेचीदा सूरत हाल है। और कभी भी आप अपने मोहल्ले के अंदर किसी ऐसे शख्स को देखें जो हमा वक्त अपने बच्चों के साथ दस्तो गिरबान होता रहे और कमाने की तरफ, खुशहाली की तरफ ना जाता हो, बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए शोर गोगा या लड़ाई झगड़ा पैदा करता रहे, तो अल्टीमेटली करीब तरीन लोग भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। आज बदकिस्मती का यही वो आलम है कि वो तमाम लोग, मैं आपको फिर याद करवाता हूं कि चीनी सदर तारीख में पहली बार 2005 में पाकिस्तान इस तरह से आए कि वो पहले इंडिया से होकर आए थे और उन्होंने परवेज मुशर्रफ को एक ऐसा पैगाम दिया जो माजी में सदर अयूब को दिया गया था कि हम कश्मीर के इशू को पाकिस्तान की मर्जी के साथ तय करने के लिए तैयार है। ये इंडिया की हुकूमत का पैगाम चीनी सदर लेकर आए थे
और पाकिस्तान को पेशकश की गई थी कि चीन आपके इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर सालस का किरदार अदा करने को तैयार है। हमने वो वक्त ठुकराया, इनकार किया और बिलाखिर हम कश्मीर के इश्यू को उस तरह से तय करने पर तैयार हुए और इमरान खान ने जाकर अमेरिकी सदर को हामी भरी कि आप इसे तय करवा दें और बिलाखिर चीन की अदम मौजूदगी की वजह से कश्मीर का इश्यू पाकिस्तान की तमाम तर ख्वाहिशात के बरक्स तय कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि अब इसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के बॉर्डर पर भी हॉट या वॉर की सूरत पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि बैनुल अक़वामी ताकतें इसको पाकिस्तान की मर्जी के खिलाफ तय कर रही हैं। और इंडिया जो हमेशा गल्फ की तमाम रियासतें कश्मीर के मौजू पर पाकिस्तान की हमायत करती थी, आज वो सब इस तरह से इंडिया के साथ खड़ी हैं कि कश्मीर के अंदर श्रीनगर के एयरपोर्ट पर सऊदी अरब और यूएई की फ्लाइट्स उतर रही हैं। माजी में उन ममालिक का ये मौक़िफ़ हरगिज नहीं था। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि वजीर आज़म पाकिस्तान चीन पहुंचे हुए हैं। काश वजीर आज़म पाकिस्तान वहां पर अपनी बातें सुनाने की बजाय या रियासती मुक्तदरा का पैगाम देने की बजाय चीनी दोस्तों की बात को सुन लें, समझ लें। अफगानिस्तान में जो भी लोग बैठे हैं उनकी बात को समझ लें। ईरान के अंदर जो भी हुकूमत है उनकी बात को समझ लें। इंडिया में जो भी हुकूमत आए, पाकिस्तान के वजीर आज़म का यह कहने का मनसब नहीं है कि इंडिया में फलां आएगा तो अच्छे मामला तय हो जाएंगे। ये कभी भी वजीर आज़म के लेवल पर इस तरह की यावागोई नहीं की जानी चाहिए। हमें जो भी दस्तयाब है उसके साथ ऐसे मामलात को चलाना है कि हम खित्ते के अंदर कमर जावेद बाजवा साहब की डॉक्ट्रिन के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा तिजारत को फ्लरिश कर सके, उसे बढ़ा सके, उसे नमू दे सके। और जब हम खित्ते के साथ तिजारत का हुजम ज्यादा कर लेंगे तो फिर हमारे इलाका में इस्तेहकाम पैदा होगा और इलाकाई इस्तेहकाम ही बिलाखिर ह्यूमन डेवलपमेंट या तरक्की की एक शाहराह कहलाती है। यकीनी तौर पर चीन के अंदर वजीर आज़म पाकिस्तान की पजीराई ना होने की वजह से हम परेशान हैं। पूरी कौम इस वक्त परेशानी का शिकार है और मायूसी फैली हुई है। लेकिन याद रखिए कि अगर मायूसी के आलम में नाकामी के मौका पर हम अपनी बीमारी की तशखीस कर जाए और हम अपने रवैये में ऐसी तब्दीली ले आए जो सेहत याबी का पैगाम हो और हम अपने दोस्तों की बातों को सुनकर उनकी मुशावरत पर अमल करने वाले बन जाए तो हमारा मुस्तकबिल रोशन और शानदार हो सकता है। पाकिस्तान को बहुत अरसे से ऐसी खारजा पॉलिसी की जरूरत है जिसमें हम अपने हमसायों के मामलात की सूरत में तत्ते तवे पर ना बैठे हों, अपने हमसायों के साथ हम तवा ठंडा करके खाने वाले बन जाएं। तो यकीन कीजिए पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम को हम बहाल कर सकते हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख पर आज इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।